नमस्कार दोस्तों। कल यानी कि 7 अगस्त 2023 को संसद भवन में दिल्ली से संबंधित एक बहुत ही प्रमुख बिल पास हुआ है जिसका नाम था दिल्ली सेवा बिल। और ये पास होने के बाद जो दिल्ली सरकार की शक्तियां हैं वो अब और भी कम हो जाएंगी। हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्प हो जाएंगी। उनके पास कोई शक्ति बचेगी नहीं दिल्ली सरकार के पास ज्यादा शक्तियां, और सारी शक्तियां जो थी, जो पावर्स थे, वो एलजी के पास चले जाएंगे। और अब एलजी ही दिल्ली का प्रमुख होगा। वो जो चाहे वो करे, मुख्यमंत्री अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ये जो बिल था ये पास हुआ, इसके बारे में क्या क्या बहसें हुई हम इसकी भी बात करेंगे। इस बिल में क्या क्या खास है और अमित शाह ने इसके बारे में क्या कहा, राघव जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, और कई जो लोगों ने इसके बारे में, जो और ये एक मनोज झा है, प्रोफेसर हैं जेएनयू के, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, और कई सारी बातें हुई। इन बातों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अब दिल्ली की जो सरकार है वो केवल नाम मात्र की सरकार रहेगी। जनता चुनेगी मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे और सारे काम जो है वो करेंगे एलजी। और 3 लोगों के जो 3 सदस्य मतलब एक आयोग बनेगा वो काम करेगा। उसके चेयरमैन तो होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री अब दिल्ली में कुछ कर नहीं पाएंगे। पूरा जो मतलब दिल्ली सरकार होगी वो समझिए केंद्र से ही चलेगी, क्योंकि केंद्र के ही एलजी होते हैं और एलजी जो है वो केंद्र के कहने पर ही काम करेंगे। यानी कि दिल्ली की सरकार जो है वो केंद्र के सारे पर चलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिल लाया गया तो मतलब किस प्रकार से पास हुआ, कितने मतलब मत इसे मिले, कितने इसके विरोध में हुए, कितने इसके पक्ष में हुए। तो लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 लोगों ने अपने मत दिए। यानी कि 29 लोग ज्यादा थे जो इसके पक्ष में थे, जिसके कारण ये बिल जो है ये पास हो गया। और अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनके सिग्नेचर के बाद ये जो बिल है ये कानून बन जाएगा और दिल्ली पर लागू हो जाएगा। और दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार है वो अब कुछ नहीं करेगी और सारे काम करेंगे एलजी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों ये, अगर हम देखें कि केंद्र सरकार के मतलब परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस प्रकार से ये सही है, और अगर हम आम आदमी पार्टी या फिर राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस प्रकार के जो राज्य सरकार की पावरें हैं उसको खत्म किया गया है। यानी कि हम दोनों तरफ से बात करेंगे। हम केंद्र की बात भी करेंगे और राज्य सरकार की बात भी करेंगे कि केंद्र सरकार किस प्रकार से जब कह रही है तो लगता है कि हाँ ये बिल सही है, लेकिन अगर राज्य सरकार के हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस प्रकार से ये जो बिल है वो गलत है। हम दोनों के बारे में बातें करेंगे। तो अगर हम शुरू करें तो जब संसद में जो लोगों ने बयान दिए उस बयान में ही इसका पूरा सार छिपा हुआ है और बिल में भी इस बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में कि आखिर केंद्र सरकार जो है वो किस प्रकार से कह रही है, और लगता है कि हाँ क्या क्या केंद्र सरकार की इस बिल के पक्ष में उसके राय है, जो कि बिल में भी लिखा गया है। अमित शाह ने अपने बयान में भी कहा और केंद्र सरकार की तरफ से ये बात है भी कि केंद्र सरकार का कहना है, यानी कि बिल में जो लिखा गया है, अमित शाह का कहना है कि ये जो बिल है इसलिए लाया गया है क्योंकि दिल्ली कोई और अलग राज्यों की तरह नहीं है, बल्कि जो दिल्ली है वो एक देश की राजधानी है। और राजधानी अगर हम राज्य को दे देंगे तो फिर अगर उसके पास शासन होगा तो हम सही से इस पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति भी रहते हैं, संसद भी है, न्यायालय भी है, दिल्ली में दूतावास भी बने हुए हैं। कोई विदेशी जब मेहमान आता है, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री या कोई अतिथि आते हैं तो दिल्ली में आते हैं। और अगर यहाँ पर जो सरकार चलाने की जो पावर्स है वो राज्य के पास होगी, तो अगर आप मान लीजिए कि राज्य में विपक्षी है और केंद्र में दूसरे दल है और दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो इस विरोध के चक्कर में जो विदेशी मतलब लोग आएंगे या मेहमान आएंगे या विदेशी जो राजदूत आएंगे, उन लोगों में ऐसा लगेगा कि भारत की जो स्थिति है वो सही नहीं है। क्योंकि विरोध की वजह से क्या होता है, कभी कभी राज्य सरकार क्या करने लगती है कि केंद्र का विरोध करते करते वहां पर कुछ ऐसे काम करने लगेगी कि जिससे पूरे देश की बदनामी हो। ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। और अमित शाह जी ने अपने बयान में भी कहा कि आजादी के पहले भी जब मतलब 1919 या 1935 में जब अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम लागू किया गया तो उसमें भी दिल्ली को क्या किया गया कि चीफ कमिश्नरी प्रोविंस में रखा गया, यानी कि ये केंद्र सरकार के अधीन ही रहा। उसके बाद जब संविधान लागू होने वाला था, देश आजाद होने वाला था, तो उस समय जब संविधान सभा का मतलब गठन हुआ तो उसमें भी अंबेडकर जी और सीतारामैया इन दोनों लोगों की समिति बनी, एक समिति। तो इस समिति ने जो फैसला दिया कि, और सीतारामैया जी ने कहा कि हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य लगभग बना देना चाहिए,
लेकिन इसके बाद नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए और फिर क्या हुआ, जब लागू हुआ कानून तो उस समय भी सरकार इतना मतलब जो पावर है दिल्ली सरकार के पास नहीं था, संविधान जब लागू हुआ, लेकिन बाद में न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली सरकार को जो अधिकार दिए गए हम उसी को केवल मतलब खत्म कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के समय में जो दिल्ली के पास पावर थे उसे हम वापस दिल्ली को दे रहे हैं, यानी कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो कांग्रेस के समय में जितने पावर थे और न्यायालय के फैसले के पहले जितने पावर थे मतलब दिल्ली सरकार को, हम वही पावर उन्हें फिर से दे रहे हैं और जो पावर नहीं थे उन पावरों को हम वापस ले रहे हैं। लेकिन अगर हम राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत गलत भी हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर राज्य सरकार कोई भी होती है उसे जनता राज्य की चुनती है। जैसे कि हम विधायक को चुने, विधायकों के द्वारा चुने गए नेता मुख्यमंत्री बने, तो अगर हमारी कोई मांग होगी तो हम विधायक से कहेंगे और विधायक के अंदर जनता का एक भय होता है कि अब की बार जिता दिया, अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो फिर से हमें नहीं जिताएगी। इसलिए अगर मतलब वो काम नहीं करवा पा रहे हैं तो जनता उन्हें फिर नहीं सुनती है, सरकार बदल जाती है। तो इसलिए हमेशा मुख्यमंत्री के पास और विधायक के अंदर हमेशा एक भय होता है कि हमें जनता के जो वादे हमने किए हैं जनता से उसे हमें पूरा करना है। लेकिन अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री के पास पावर ही नहीं रहेगी कोई कार्य करने का, तो फिर जनता अगर उन्हें चुनेगी तो आखिर किस लिए चुनेगी? यानी कि अगर हम उन्हें चुनते हैं उनसे हम कोई काम भी नहीं करवा पाएंगे, हम कुछ कहेंगे तो कहेंगे एलजी साहब अगर करेंगे तो करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, तो आखिर जनता मुख्यमंत्री को क्यों चुनेगी, जनता विधायकों को क्यों चुनेगी? तो इसलिए एक हिसाब से देखें तो राज्य के हिसाब से बहुत गलत भी है। और जिसके बारे में केजरीवाल जी ने भी अपने स्पीच में बाद में कहा जब ये बिल पास हो गया कि ये जो बीजेपी है ये 25 साल से यहाँ पर मतलब सरकार नहीं बना पा रही है और आने वाले कई वर्षों में भी ये सरकार नहीं बना पाएगी, इसलिए ये सारे पावर जो है वो केंद्र को दे रही है कि हम नियंत्रण बनाए रखें और जो ये कार्य कर रहे हैं इस कार्य को हम बाधा पहुंचाएं और इन्हें हम कार्य ना करने दें। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या होगा इस बिल के पास होने के बाद। ये बिल पास तो हो ही गया है, यानी कानून बनने के बाद, यानी कि ये बिल जब कानून बन जाएगा तो आखिर क्या अलग हो जाएगा अब से। तो अब क्या है कि दिल्ली पुलिस जो है वो स्वतंत्र भारत होने के बाद से कभी भी दिल्ली सरकार के पास नहीं रही है, लेकिन अन्य जो विभाग थे वो विभाग दिल्ली सरकार के पास होते थे और दिल्ली सरकार उनसे काम करवाती थी और फैसले लेती थी। लेकिन ये जब कानून बन जाएगा तो दिल्ली सरकार तो होगी, मुख्यमंत्री तो होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को चेयरमैन बना दिया जाएगा एक आयोग का जिसमें 3 सदस्य होंगे और उन 3 सदस्यों में 2 केंद्र के द्वारा भेजे गए IAS अधिकारी होंगे, यानी कि यूपीएससी क्लियर किए हुए अधिकारी होंगे और एक होंगे मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री उस आयोग के चेयरमैन होंगे। लेकिन अगर कोई फैसला होगा तो बहुमत से होगा, यानी कि बहुमत से होने का मतलब है कि अगर वो दोनों लोग चाहें तो मुख्यमंत्री जो फैसला ले रहा है उसे गिरा दें और वो अपने फैसले पर मतलब ना ले पाए, यानी कि अगर कोई फैसला ले तो मुख्यमंत्री चाह कर भी कोई काम ना करवा पाए और फैसला लेने का जो आखिरी अधिकार है वो एलजी को दे दिया जाएगा। यानी कि ये जो कानून है ये लागू होने के बाद जो दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी सरकार होगी, जो मुख्यमंत्री होंगे, जो मंत्री होंगे, वो अपना ही कार्य नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपने विभाग से संबंधित भी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे और उसे करवाने के लिए उन्हें एलजी से कहना होगा। अगर एलजी चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, यानी कि पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री के पावर है, जो मंत्रियों के पावर है वो खत्म हो जाएंगे और जो अधिकारी होंगे वो अधिकारी सीधा एलजी से जाकर के मिलेंगे, वो मुख्यमंत्री से उनका कोई मतलब नहीं होगा, एलजी को जाकर के बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया और एलजी आदेश देगा कि आप ये काम करिए। यानी कि ये एक प्रकार से मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं होगी और पूरे पावर एलजी के पास होगा और इन 3 लोगों के पास केवल नाम मात्र का पावर होगा जो 3 सदस्य बनाए जाएंगे, क्योंकि मेन फैसला लेंगे एलजी साहब और एलजी होते हैं केंद्र के द्वारा भेजे गए व्यक्ति, यानी कि पूरा जो नियंत्रण होगा दिल्ली पर वो केंद्र सरकार का होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर सदन में, राज्यसभा में इसके बारे में जब ये बिल पास होना था तो उसमें क्या चर्चा हुई और किस प्रकार से इसका विरोध भी किया गया और किस प्रकार से मिस्तान ने इसका समर्थन किया और क्या क्या मिस्तान ने इसके समर्थन में कहा और राघव ने जो कि राज्यसभा सांसद हैं
आपके उन्होंने किस प्रकार से इसका विरोध किया, हम दोनों की बात करेंगे। हम दोनों की बात क्यों करेंगे, वहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन एक तरफ है केंद्र सरकार के मंत्री जो कि बिल को लागू करवाना चाहते थे, और एक तरफ है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो चाहते थे कि बिल ना लागू हो, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी की ही सरकार है। तो इसलिए हम इन दोनों की मुख्यतः बात करेंगे, और इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर मनोज झा की कि उन्होंने किस प्रकार से दोनों तरफ से इस प्रकार से उन्होंने बोला कि आम आदमी को भी उन्होंने सुना दिया और बीजेपी को भी उन्होंने सुना दिया। तो इसके बाद अगर हम बात करें अमित शाह की, तो हमने शुरुआत में ही जो बात कर दी थी कि उन्होंने क्या क्या कहा कि किस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने से लेकर के आज तक, केवल बीच में कुछ साल ऐसा था कि नहीं लागू हुआ था, मतलब यहाँ पर दिल्ली को पावर दे दिए गए थे, और वैसे अंग्रेजों के जमाने से करके उसके न्यायालय के फैसले के पहले तक लगातार दिल्ली सरकार के पास पावर नहीं होते थे और पावर केंद्र के पास होते थे, लेकिन न्यायालय के फैसले के बाद ये पावर मिला था, जो कि हम खत्म कर रहे हैं। अमित शाह के बारे में तो हमने बात कर ही ली कि अमित शाह ने क्या क्या कहा। मुख्यतः उन्होंने यही कहा कि ये जो बिल है ये कोई नया बिल नहीं है, बल्कि कांग्रेस के जमाने में जो पहले हुआ करता था कानून, वही कानून हम पुनः लागू कर रहे हैं, और इसमें नए कोई भी प्रावधान जोड़े नहीं गए हैं, और इसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। जैसे पहले शासन होता था वैसे अब भी होगा, और कोई नया कानून ये नहीं है। ये तो अंग्रेजों के जमाने से लेकर के चलने वाला, अब तक का चलने वाला कानून ही है। और इसके बाद जो राघव थे राज्यसभा सांसद, वो जब बोले राज्यसभा में, तो उन्होंने कई शायरियां भी सुनाई, कविताएं भी सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने एक बात कही अमित शाह जी से, अन्य गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए, और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। आप नेहरूवादी मत बनिए, आप वाजपेयीवादी बनिए, आप आडवाणीवादी बनिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वाजपेयी जी जो थे और जो आडवाणी थे और जो बीजेपी थी, वो हमेशा से पहले बीजेपी जब दिल्ली में मतलब जीतना होता था, चुनाव होता था, तो वो हमेशा अपने घोषणा पत्र में कहती थी कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। और हमेशा वाजपेयी जी और आडवाणी जी कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो दिल्ली पूर्ण राज्य होगा। लेकिन वही बीजेपी जब दिल्ली को पूर्ण राज्य, जो मतलब पूर्ण राज्य छोड़िए, जो पावर थे उस पावर को भी छीन रही है, तो इसीलिए राघव ने कहा कि आप नेहरूवादी मत बनिए, यानी कि नेहरू जी जो कह रहे थे उसे मत देखिए, आप वाजपेयीवादी बनिए, आप आडवाणीवादी बनिए। और इस प्रकार से राघव ने अमित शाह पर और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आप कम से कम वाजपेयी जी का तो सम्मान कर लीजिए, कम से कम आडवाणी जी का तो सम्मान कर लीजिए, जिन्होंने जिंदगी भर इसके लिए संघर्ष किए और कहा कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य बनाएंगे। लेकिन आज आपकी सरकार वाजपेयी जी का अपमान कर रही है, और इस प्रकार से जो वाजपेयी जी चाहते थे उसे ये पूरी तरीके से कैंसिल कर रही है, और जो सरकार मतलब थी, जो पावर थी, उस पावर को भी खत्म कर रही है। और उन्होंने एक पंक्ति भी सुनाई जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर इसमें दिल्ली बिल का सार है सर इसमें। और इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से राघव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसी का नाश होने वाला होता है, कोई खत्म होने वाला होता है, तो उसका जो विवेक होता है वो पहले ही मर जाता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर इसके बाद उन्होंने याद भी दिलाया कि किस प्रकार से बीजेपी ने 40 साल तक लंबा संघर्ष किया था। 1977 से लेकर के 2015 तक बीजेपी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के बारे में कहती थी, और कई बार उसने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। और आज आप वही बीजेपी जो पहले पूर्ण राज्य बनाने की बात करती थी, आज वही दिल्ली की जो शक्तियां थी, जो न्यायालय के द्वारा दी गई शक्तियां थी, उसे भी उसने खत्म कर दिया। और इस प्रकार से दिल्ली के साथ अत्याचार और अनादर जो केंद्र सरकार कर रही है।
और दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है। और कुछ दल थे जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो दल है और जो उड़ीसा में दल है, उसने बीजेपी का समर्थन कर दिया था, जिसके बाद राघव ने राहत इंदौरी के शेर के माध्यम से उन पर निशाना साधा और कहा कि मतलब वैसे तो राहत इंदौरी का शेर सुनाया, लेकिन उन पर निशाना साधते हुए बताया भी कि केवल हम अकेले नहीं हैं, तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत आएगी, तब तुम भी इसी प्रकार से सबसे कहोगे मेरा साथ दो मेरा साथ दो, लेकिन उस समय तुम भी अकेले हो जाओगे, हम तो साथ दे देंगे, लेकिन आज जो तुमने किया है गलत किया है। और उन्होंने शायरी में कहा कि अगर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अमित शाह के बारे में हमने बता भी दिया कि अमित शाह ने क्या क्या कहा, बिल में क्या क्या लिखा है। राघव ने जो जो कहा हमने ये भी बता दिया। अब हम बात करेंगे मनोज झा की। वैसे तो बहुत लोगों ने बयान दिया था, बहुत राज्यसभा में भी लोकसभा में भी कई सारे बयान सुर्खियों में आए, लेकिन इन तीनों के बयान हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक तो पक्ष में था, एक विपक्ष में था, और एक जो है मनोज झा, उन्होंने एक तरफ से विपक्ष में तो थे, उन्होंने इसका विरोध किया इस बिल का, क्योंकि वो जो मतलब मनोज झा है उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन मनोज झा बीजेपी का विरोध करते हुए, यानी कि जो बिल था इसका विरोध करते हुए, आम आदमी पार्टी का साथ देते हुए भी उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा तो कश्मीर चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था। आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया, और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। कि जब ऐसे ही कश्मीर का जब मुद्दा आया था, कश्मीर में 370 जब खत्म करना था, तो उस समय आम आदमी पार्टी ने साथ किसका दिया था, उसने बीजेपी का साथ दिया था। तो उस समय उसने नहीं सोचा था कि कभी न कभी हमारे ऊपर भी मुसीबत आ सकती है, और आज जब उसके ऊपर मुसीबत आई, जब उसके पावर्स को खत्म किया जाने लगा, तब जाकर के उन्हें अंदाजा हुआ, यानी कि आम आदमी पार्टी को अंदाजा हुआ, और आज वो लोगों से कह रहे हैं कि हमारा समर्थन कीजिए। और उस समय कश्मीर पर से 370 लगा हुआ था, उसे खत्म किया जा रहा था, तो उस समय यही आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी थी, और इस जो मतलब कश्मीर को जो शक्तियां दी गई थी उसको खत्म करने में मदद कर रही थी। लेकिन आज जब इसकी शक्तियां खत्म होने लगी, तो ये सबसे मदद का मांग रही है कि हमारी मदद कीजिए, बहुत गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से मनोज झा जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू के, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को भी घेरा और बीजेपी को भी घेरा। अब आशा करते हैं कि ये जो बिल है पूरा समझ में आया होगा। अगर आया समझ में तो बताइए, और नहीं आया तो भी बताइए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।